गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, रिसेंटली हम लोग ने एक डाउट सॉल्विंग सेशन रखा था और उसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट थे, उनके डाउट्स वहाँ पे क्लियर किए थे। ये डाउट्स बेसिकली यूनिट 1 और यूनिट 2 से रिलेटेड थे और हमने हमारी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 तक हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 6 के साथ स्टार्ट करेंगे और होपफुली दोनों यूनिट आज खत्म भी हो जाएंगी क्योंकि दोनों यूनिट छोटे छोटे यूनिट्स हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 5 का जो नाम है वो है आपका कंटिंजेंट असेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या नाम है इस यूनिट का? कंटिंजेंट असेट्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब कंटिंजेंट असेट का मतलब क्या होता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा दो टर्म्स और डाल दिए हैं मैंने ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो हम लोग फिलहाल इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे कि लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि प्रोविजंस क्या होते हैं। ऐसे सबको थोड़ा बहुत मालूम है बट हम थोड़ा सा आज क्या है कि इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा एक नया टर्म आप जो सीखने वाले हो वो ये है कंटिंजेंट असेट। और जब तक आप सीए करोगे तब तक ये वर्ड आपके पास आपके सामने अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये जो वर्ड है ये आता रहेगा, दैट इज कंटिंजेंट। और दूसरी एक चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये वर्ड बार बार ये क्या होगा आपके सीए के कोर्स में आते रहेगा, ठीक है। तो इसको भी डिस्कस करना आज जरूरी है। तो देखो ये चारों ही जो टॉपिक्स हैं या फिर जो भी चारों ही डेफिनेशंस हैं ये बेसिकली है ना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, जिसका नाम है प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट असेट। तो ये AS29 का नाम है, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे AS29 नहीं पढ़ने वाले हो। AS29 तो आप सीए इंटर के अंदर पढ़ोगे। अभी तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि AS29 की कुछ सिर्फ और सिर्फ सर्टन डेफिनेशंस देखने वाले हैं हम लोग। तो और 4 डेफिनेशन है हमारे पास AS29 से। यहाँ पे पूरा AS29 हमको यहाँ पे नहीं है। तो हमें एक लायबिलिटी की डेफिनेशन देखनी है, एक प्रोविजन की डेफिनेशन देखनी है, एक कंटिंजेंट एसेट की और एक कंटिंजेंट लायबिलिटी की। सिर्फ डेफिनेशन, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी सीए फाउंडेशन में एक्स्ट्रा नहीं है। तो देखो लायबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, बुक से बाद में पढ़ेंगे, पहले एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। लायबिलिटी वर्ड का मतलब ये होता है कि एनीथिंग which takes benefit out of the business in future। यानी कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में मेरे बिजनेस से क्या लेके जाएगी, बेनिफिट लेके जाएगी, वो चीज मेरे लिए क्या रहेगी, हमेशा लायबिलिटी रहेगा। बैंक का लोन, तो बैंक से आज तो लोन तो ले लिया, कहने से बैंक फ्यूचर में मेरे पास आएगा और बैंक फ्यूचर में आके मुझसे क्या मांगेगा, बैंक फ्यूचर में आके मुझसे कैश मांगेगा, मेरे बिजनेस से पैसे बाहर लेके जाएगा। कहने से मेरे बिजनेस से वो बेनिफिट्स को क्या ले जा रहा है, बाहर लेके जा रहा है। तो जो भी चीज फ्यूचर में मेरे बिजनेस से क्या लेके जाएगी, बेनिफिट्स लेके जाएगी, इकोनॉमिक बेनिफिट लेके जाएगी, वो मेरे लिए क्या होगी, वो मेरे लिए लायबिलिटी होगी। समझ में आता कि नहीं आता है? अब प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये दो वर्ड का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी कि कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब क्या होता है। तो देखो कंटिंजेंट वर्ड का मतलब क्या है, कंटिंजेंट वर्ड का मतलब ये है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कैन हैपन एंड कैन नॉट हैपन। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी उन लायबिलिटीज को बोलते हैं कि जिनको हमें आज पे नहीं करना है, जो आज हमारी लायबिलिटी नहीं है। दे आर नॉट लायबिलिटी इन प्रेजेंट, यानी आज के दिन हमारी लायबिलिटी नहीं है बट फ्यूचर में शायद ही हमारी लायबिलिटी हो सकती है। क्या लायबिलिटी में क्या होता है कि आज ये हमारी लायबिलिटी है, आज हम पे ऑब्लिगेशन है कि हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ये हमारे बिजनेस से 100% फ्यूचर में बेनिफिट लेके जाएंगी। इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम लायबिलिटी बोलेंगे, इन्हें हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटी बोलेंगे। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब है कि 100% श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है कि ये फ्यूचर में हमारे बिजनेस से बेनिफिट ले जाए और ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये फ्यूचर में हमारे बिजनेस से कोई बेनिफिट नहीं ले जाए। तो कहने से कंटिंजेंट वर्ड का मतलब ये हुआ, कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये हुआ कि ये चीज फ्यूचर में हमारी लायबिलिटी बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है। तो इसका
एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो, कोर्ट में केस चल रहा है हम पे। क्या चल रहा है? कोर्ट में केस चल रहा है। लेट सपोज कि हम लोग एक मेडिकल कंपनी है। क्या है? हम लोग एक मेडिकल कंपनी है, और एक मेडिकल कंपनी पे उसके कस्टमर ने गलत दवाई बनाने का केस कर दिया कि हम गलत दवाई बना के बेचते हैं। ये केस कर दिया किसने? एक कस्टमर ने कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में केस चल रहा है। अब अगर मेडिकल कंपनी अपना केस हार गई तो मेडिकल कंपनी को पे करने पड़ेंगे 50 लाख रुपए। कहने से ये 50 लाख रुपए फ्यूचर में पे करने पड़ सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस, बट ओनली इफ वी लूज द केस। यानी अगर हम केस हार गए तो ही 50 लाख रुपए देने हैं। तो ये जो 50 लाख रुपए है ना, ये मेरी है कंटिंजेंट लायबिलिटी, कि देने पड़ भी सकते हैं और नहीं भी पड़ सकते हैं। यानी अगर मैं मेडिकल कंपनी केस जीत जाऊं तो मुझे 50 लाख रुपए देने नहीं पड़ेंगे, और अगर मैं मेडिकल कंपनी ये केस हार जाऊं तो कहने से ये 50 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब, क्यों कहने से कोर्ट का केस अभी तक थोड़ी ना, नतीजा थोड़ी ना है, वी हैव नॉट लॉस्ट द केस। ठीक है, अभी तो केस चल रहा है, तो कहने से फ्यूचर में डिसीजन तो हम जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। और अगर जीत गए तो कुछ पैसा देना नहीं पड़ेगा, लेकिन हार गए तो कहने से 50 लाख रुपए कस्टमर को देना पड़ेगा, और ये मेरे बिजनेस से फ्यूचर में बेनिफिट ले जाएगा, इसलिए मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी। बट क्योंकि ये श्योर नहीं है, इसलिए क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। मैं क्या करता हूं? आपके साथ एक पेपर पे लिख के एग्रीमेंट करता हूं कि अगर कल बारिश हुई तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। क्या बोलता हूं मैं यहां पे? कि अगर बारिश हुई कल तो मैं आपको क्या दूंगा? 10,000 रुपीज दूंगा। तो कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये फ्यूचर में मेरे बिजनेस से क्या ले जा सकता है? मेरे बिजनेस से आउटफ्लो करवा सकता है बेनिफिट्स का, यानी बेनिफिट्स मेरे बिजनेस से बाहर जा सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, आज के दिन मैंने क्या बोला? कल बारिश हुई तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। ये सुनो, बट आज के दिन पक्का है क्या 10,000 देने ही पड़ेंगे? कहना इसे वी माइट हैव टू गिव, वी माइट नॉट हैव टू गिव। तो कहना इसे कॉन्ट्रैक्ट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इससे जो लायबिलिटी आ रही है मेरे पे, ये लायबिलिटी तो है, बट कहना इसे अभी तक फिक्स नहीं हुई है। इट कैन हैपन एंड इट कैन नॉट हैपन, इसलिए इस लायबिलिटी को मैं कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलूंगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? तो कहने से कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये है कि वो लायबिलिटी जो फ्यूचर में हो भी सकती है और ना भी हो सके। ये सुनो, और जब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है, जब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी प्रोविजंस, जब ये कंटिंजेंट लायबिलिटी में हमें एक सर्टेनिटी आ जाए, मतलब लेट सपोज कि ये कोर्ट का केस का डिसीजन अभी तक नहीं आया है, डिसीजन हैज नॉट कम येट, बट अपने लॉयर लोग को तो मालूम है ना कि कोर्ट में क्या चल रहा है। तो अपना लॉयर लोग बोलता है कि भाई अपने जीतने का चांसेस बहुत कम है, चांसेस, परसेंटेज ऑफ विनिंग इज वेरी लेस, कि हम शायद मोस्टली ये केस हम क्या कर जाएंगे? हार जाएंगे। और जब हम ये केस हारेंगे तो कहने से हमें क्या देने पड़ेंगे? पैसे देने पड़ेंगे, हमें अमाउंट देनी पड़ेगी। किसको? कस्टमर को। और वो अमाउंट कितनी हो सकती है? कस्टमर तो कितना मांग रहा है? 50 लाख रुपए मांग रहा है। कस्टमर बोल रहा है कि 50 लाख रुपए दो, बट ये 50 लाख रुपए देना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन कोर्ट। कोर्ट बोलता है कि नहीं नहीं भाई, 50 लाख का नुकसान नहीं हुआ तुम्हारा, 50 लाख नहीं मिलेगा, तुम केस जरूर जीते हो, लेकिन तुम्हें मिलेगा कितना? 20 लाख। तो हमारा लॉयर हमको बोलता है कि हम केस तो हार जाएंगे, लेकिन हमको 50 लाख नहीं देना पड़ेगा, हमें शायद 30 लाख रुपए में हमारा काम हो जाएगा। वी हैव टू गिव हिम 30 lakhs। बताओ आज फिक्स हो गया क्या 30 लाख की 30 लाख ही देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। अभी तक फिक्स नहीं हुआ कि हमें 30 लाख रुपए देना ही पड़ेगा। अगर फिक्स हो जाता है तो इट इज अ लायबिलिटी देन, क्योंकि अगर फिक्स है कोई चीज कि हाँ भाई इतना रुपया फ्यूचर में इस दिन देना ही है, तो फिर वो क्या बन जाती है? हमारे लिए लायबिलिटी बन जाती है। अभी तक कोर्ट का केस का जजमेंट ही नहीं आया, हम तो सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि भाई ये कोर्ट का केस हम हार जाएंगे, हमको ऐसा लग रहा है, और हम लोग हारेंगे तो हमें अराउंड 30 लाख के आसपास जज बोलेगा कि भाई इसको 30 लाख रुपया दे दो। तो कहना ही से कि ये 30 लाख रुपया एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, ये क्या है? मेरा एस्टिमेशन है। क्या है? मेरा एस्टिमेशन है। तो जब आप कंटिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर एक एस्टिमेट के साथ
अपनी अमाउंट को फाइंड कर सकते हो, अपनी अमाउंट को डिफाइन कर सकते हो, देन इट बिकम्स द प्रोविजन। तो क्या बन जाएगा ये प्रोविजन। यानी मेरे पास एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसमें मेरा फायदा, जिसमें मैं जिसके कोर्ट केस में अगर मैं हार गया तो कुछ नहीं देना पड़ेगा, और जीत गया तो मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा, और हार गया तो 50 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब ये केस में जीतूंगा कि हारूंगा वो अभी तक कुछ फिक्स नहीं है, मैं कुछ बोल नहीं सकता इस केस में। देन इन दैट केस इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। लेकिन जब मुझे इसका डिसीजन में सर्टेनिटी आती है, धीरे धीरे भाई कोर्ट में केस चल रहा है, मैं जो भी सबूत दे रहा हूं कोर्ट को, कहने से कोर्ट मान ही नहीं रहा है। कोर्ट तो सिर्फ किसकी बात सुन रहा है, कोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की बात सुन रहा है, क्योंकि कस्टमर जो पॉइंट्स बोल रहा है उसमें दम है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ये केस मैं हार जाऊंगा। तो अगर मैं केस हार जाऊंगा तो अब सर्टेनिटी आने लग गई है मुझे, क्या कि यार लगता है पैसा तो जाएगा। अब अगर मैं रिलायबल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन के साथ, यानी मैं एक एस्टिमेट कर सकता हूं कि कितना जाएगा, अगर वो एस्टिमेट है मेरे पास, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, ये मेरे लिए प्रोविजन बन जाएगा। और अगर मैं एस्टिमेट नहीं कर सकता हूं तो ये मेरे लिए क्या रहेगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी रहेगा। समझ में आता है कि नहीं आता है। तीन चीज हुई कि लायबिलिटी मतलब फिक्स है भाई, इतना दिन को इतना पैसा देना ही पड़ेगा। कंटिंजेंट लायबिलिटी में कुछ नहीं मालूम, पैसा देना पड़ भी सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। ये फ्यूचर में एक इवेंट होने वाला है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। फ्यूचर में क्या इवेंट होने वाला है, कोर्ट का केस का नतीजा आने वाला है। तो हमारे फेवर में अगर नतीजा आ गया तो कहना ही से कि हमको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और अगर नहीं आया, हम केस हार गए, तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो फ्यूचर में एक इवेंट के होने या फिर ना होने की वजह से हमारी लायबिलिटी जब डिफाइन होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। और जब उस कंटिंजेंट लायबिलिटी में हमें एक सर्टेनिटी आने लगती है कि हाँ यार पैसा तो जाएगा, तो और कितना पैसा जाएगा उसको हम एक रिलायबली एस्टिमेट कर पाए। एग्जैक्ट तो देखो कोई नहीं बता सकता फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट एक एस्टिमेशन अगर आप लगा सकते हो तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, आपका प्रोविजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका प्रोविजन बन जाएगा। तो ये डिफरेंस है कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविजंस एंड लायबिलिटी के अंदर। तो अभी बुक का डेफिनेशन देखो लायबिलिटी का क्या बोलता है। बुक का डेफिनेशन लायबिलिटी का बोलता है कि लायबिलिटी इज ए ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी इज ए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि वी आर लीगली बाउंड बाय इट, यानी हमें कंपलसरी देना ही पड़ेगा। ऑब्लिगेशन है एंटरप्राइज पे, जो क्यों हुआ है, ये ऑब्लिगेशन क्यों आया एंटरप्राइज पे, क्योंकि ये पास्ट में कोई इवेंट हुआ है हमारे साथ, और इसकी वजह से इसको सेटल करने के लिए, इस ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए इट इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटरप्राइज ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉयडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट। यानी आसान भाषा में इसको बोलूं तो ऐसा है कि भाई प्रेजेंट में हम लीगली बाउंड है, यानी हम पे एक लीगल ऑब्लिगेशन है, वी आर लीगली बाउंड टू पे समबडी, और ये हमारे ऊपर ये ऑब्लिगेशन क्यों आया है, क्योंकि पास्ट में कोई इवेंट हुआ है। एग्जांपल के तौर पे ले कि क्रेडिटर्स, तो कहने से क्रेडिटर्स, आज क्रेडिटर्स जो हैं, लेट्स से 10,000 के क्रेडिटर्स हैं मेरे, तो कहने से मैं इन क्रेडिटर्स को, 10,000 के क्रेडिटर्स को पे करने के लिए लीगली बाउंड हूं। क्या हूं, लीगली बाउंड हूं। टू पे द क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 रुपीज आई एम लीगली बाउंड टू पे देम, आई एम लीगली बाउंड टू पे देम, मुझे पे करना पड़ेगा। और ऐसा ये बाउंड यानी ये ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर क्यों आया है, क्योंकि मैंने पास्ट में उनसे क्या किया होगा, क्रेडिट परचेस किया होगा। क्या किया होगा, क्रेडिट परचेस किया होगा। और अगर मुझे ये ऑब्लिगेशन खत्म करना है तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, सेटल करना पड़ेगा। और जब मैं इसको सेटल करूंगा तो मेरे बिजनेस से इकोनॉमिक बेनिफिट बाहर जाएंगे। क्या जाएंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब कैश बाहर जाएगा, बैंक अकाउंट से पैसे बाहर जाएंगे। तो कहने से मेरे बिजनेस से इसको सेटल करने के लिए कैश बैंक बाहर जाएगा। तो कहने से वो बैंक और कैश वो रिसोर्सेज हैं जिससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल सकता है। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहने से डेफिनेशन, तीन पार्ट हैं डेफिनेशन के, कि एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो पास्ट में कोई इवेंट की वजह से हुआ है, और इसको सेटल करने के लिए हमारे बिजनेस से क्या जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जाएंगे। क्या जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जाएंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कहना इसे आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या होता है, एम्प्लॉय हमारे इधर काम तो कर लिया है लेकिन हम लोग ने उसको अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो कहना इसे वी आर लीगली बाउंड टू पे हिम, क्योंकि उससे हमने काम करवाया है इसलिए हमें उसे पैसे तो देने पड़ेंगे। तो कहने से हमारा ये आज का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, आज हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन तो है। यस और नो, यस। अब
ये जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है ये क्यों आया है, क्योंकि पास्ट में एक इवेंट हुआ था। पास्ट में इवेंट क्या हुआ था कि भाई हमने इसको एम्प्लॉय किया था और इससे हमने काम करवाया। तो कहने से पास्ट में इसको एम्प्लॉय करने की वजह से हमें प्रेजेंट में एक ऑब्लिगेशन है कि हमें इसे सैलरी देनी पड़ेगी। और अगर इसका ऑब्लिगेशन मुझे क्या करना है, सेटल करना है, तो कहने से उसे मुझे पे करना पड़ेगा, किसमें, इन कैश और थ्रू बैंक। तो कहने से दोनों ही मेरे इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, यस और नो, मॉनिटरी रिसोर्सेज हैं, और ये मेरे बिजनेस से क्या जाएंगे, बाहर जाएंगे। इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी। तो कोई भी लायबिलिटी होती है वो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है जो पास्ट इवेंट से आती है, और इसको सेटल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको सेटल करने के लिए आपको बेसिकली आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंटिटी से बाहर फ्लो करवाने पड़ते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? ओके। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है जो है कंटिंजेंट लायबिलिटी, और इसके दो पार्ट हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो पहले पार्ट में देखो क्या लिखा है, इट इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। इट इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन मतलब फिक्स नहीं है कि हमें देना ही पड़ेगा, नॉट फिक्स्ड। वो क्या था हमारा लायबिलिटी में, देखो क्या था, लायबिलिटी में प्रेजेंट ऑब्लिगेशन था, यानी फिक्स था कि वी आर लीगली बाउंड, वी हैव टू पे। समझ में आता है कि नहीं आता है? यहां पे पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि हम लीगली बाउंड फ्यूचर में हो सकते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी, वी आर नॉट बाउंड टुडे। समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग क्यों आ सकती है, क्योंकि कोई पास्ट में इवेंट हुआ है। तो कोर्ट केस में देखोगे तो वी आर नॉट, अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि हम लोग कितना पैसा पे करना है हमें, अभी तक ये फिक्स नहीं हुआ कि हमें पे करना भी है कि नहीं करना है। नॉट फिक्स्ड लायबिलिटी इन ए कोर्ट केस। कोर्ट केस के अंदर हमारी लायबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं हुई है, ठीक है। और ये कोर्ट केस में जो लायबिलिटी आने वाली है, जो 50 लाख रुपया कस्टमर मांग रहा है, ये जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है कि पॉसिबली हमें फ्यूचर में 50 लाख रुपए पे करने पड़ सकते हैं, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? ये इसलिए हो रहा है हमारे साथ क्योंकि पास्ट में एक इवेंट हुआ है, और ये इवेंट क्या है कि वी माइट हैव सोल्ड ए फॉल्टी प्रोडक्ट टू आवर कस्टमर। तो वो इवेंट क्या था, सेल ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट टू द कस्टमर, और उसके रिजल्ट में हम पे क्या हो गया है, कोर्ट में केस हो गया है। तो ये वो इवेंट है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन हम पे आ सकता है। और ये ऑब्लिगेशन आएगा कि नहीं आएगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ विच, यानी इस ऑब्लिगेशन का एग्जिस्टेंस जो है विल बी कंफर्म्ड बाय अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। यानी ये कंफर्म कब होगा कि ये ऑब्लिगेशन हम पे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कंफर्म होगा होने या ना होने पे। क्या होने या ना होने पे, किस चीज का, वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, यानी होने और ना होने पे कोर्ट के केस का डिसीजन हमारे फेवर में। अगर कोर्ट का केस का डिसीजन हमारे फेवर में हुआ तो कहने से देयर इज नो लायबिलिटी, एंड अगर कोर्ट का केस का डिसीजन हमारे फेवर में नहीं हुआ देन देयर इज ए लायबिलिटी। तो अकरेंस, होने या ना होने पे इस कोर्ट के केस का डिसीजन हमारे फेवर में, और कहना इसे कोर्ट का केस जो है वो एक अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है। अनसर्टन का मतलब क्या है कि किसी को मालूम नहीं है कि इसमें क्या होगा। कहने से कोर्ट का केस का जो डिसीजन है उसमें तो जज साहब को भी नहीं मालूम कि डिसीजन क्या आएगा। क्यों? क्योंकि वो तो जैसे जैसे फैक्ट आएंगे, जैसे जैसे दलीलें आएंगी, वैसे वैसे कहने से जज साहब डिसाइड करेंगे कि भाई इस कोर्ट का केस का जो ये कोर्ट केस है इसका डिसीजन मुझे क्या देना है। तो कहने से वो तो अनसर्टन है, कोई भी जीत सकता है कोर्ट के केस के अंदर। कहने से जो बेटर सबूत पेश करेगा, जो बेटर दलील देगा, जो अच्छे से केस लड़ेगा, कहने से जो सच बोल रहा है वो आदमी क्या करेगा, कोर्ट का केस जीतेगा। तो कहने से ये क्या है, अनसर्टन फ्यूचर इवेंट है कि अभी तक इसका मालूम नहीं है कि क्या होगा। तो अगर कोई इवेंट अनसर्टन नहीं है देन इट इज नॉट ए कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए कि भाई इसका होना और ना होना, और ये होना और ना होना किस चीज का होना चाहिए, कोई अनसर्टन फ्यूचर इवेंट होना चाहिए। कल बारिश हुई तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि कल बारिश होगी कि नहीं होगी ये तो किसी को नहीं मालूम, ये तो अनसर्टन है। और अगर हुई, होने और ना होने से मेरी लायबिलिटी डिसाइड हो रही है। अकरेंस एंड नॉन अकरेंस, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग। समझ में आता है कि नहीं आता है? एंड विच इज नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी।
यानी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उसके पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। तो बताओ कोर्ट का केस जो है वो क्या वो पूरी तरह मेरे कंट्रोल में? कहना इसे मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे साइड से जो फैक्ट रख रहा हूं वो मेरे कंट्रोल में है कि मुझे कोर्ट में क्या बोलना है, ये मेरे कंट्रोल में है। लेकिन कोर्ट का डिसीजन मेरे कंट्रोल में नहीं है, सामने वाली पार्टी क्या क्या सबूत देगी वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। समझ में आता कि नहीं आता है? तो कैन आई से, आई कैन से दैट इट इज नॉट होनली इन कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज और ए एंटिटी। तो अब देखो क्या है, पूरा डेफिनेशन वापस रीड करो। इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, यानी फ्यूचर में आ सकता है। और ये क्यों आएगा? क्योंकि पास्ट में कोई ना कोई इवेंट हुआ है और इसका एग्जिस्टेंस की होगा कि नहीं होगा, द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड ऑन अकरेंस एंड नॉन अकरेंस। इसकी अकरेंस एंड नॉन अकरेंस की जगह दूसरा वर्ड आप यूज कर सकते हो, एंड दैट इज हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग। होना या ना होना, होने या ना होने पे, किस चीज के होने या ना होने पे? फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट जिसका नतीजा आज हमें नहीं मालूम, जिसका नतीजा कुछ भी हो सकता है, जो अनसर्टन इवेंट है, ठीक है, और जो हमारे कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं है, एटलीस्ट नॉट फुल्ली इन कंट्रोल ऑफ आर एंटिटी और एंटरप्राइज। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो क्या डेफिनेशन निकलेगा? इट इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट द एग्जिस्टेंस ऑफ विच विल बी कंफर्म्ड इन फ्यूचर depending upon happening and non-happening of uncertain future event which is not fully in control of the enterprise। ये डेफिनेशन आपको वापस से पढ़नी पड़ेगी लॉ के अंदर, जब लॉ के अंदर आएंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ये सेम डेफिनेशन आपको वहां पे भी अप्लाई होगी, तो ट्राई टू रिमेंबर इट वर्ड बाय वर्ड। सिर्फ ये एक डेफिनेशन बोल रहा हूं कि आप वर्ड बाय वर्ड याद करने की कोशिश करना। एक तो कंटिंजेंट लायबिलिटी इसको बोल सकते हैं, या फिर देखो एक डेफिनेशन और है इसकी, और दूसरी क्या है? इट इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ये पॉसिबल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि हमें देना पड़ेगा। दैट अराइजेस फ्रॉम द पास्ट इवेंट बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन हम इसको लायबिलिटी नहीं मान रहे। यानी कोई ऐसा ऑब्लिगेशन जिसमें हम लीगली बाउंड टू पे हैं, द एंटरप्राइज इज लीगली बाउंड टू पे। और क्यों लीगली बाउंड टू पे है आज के दिन? क्योंकि पास्ट में कोई इवेंट हुआ है। तो कहने से ये डेफिनेशन तो हमें लायबिलिटी जैसा लगता है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। तो कहने से ये डेफिनेशन तो पूरा किस जैसा लग रहा है? लायबिलिटी जैसा। लेकिन आगे पढ़ो, आगे क्या लिखा है कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बिकॉज, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड मतलब वी हैव नॉट एक्सेप्टेड इट एज अ लायबिलिटी, वी हैव नॉट एक्सेप्टेड इट एज ए लाइबिलिटी। अब हम लोग ने इसको एज ए लाइबिलिटी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया है? द रीजन बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल दैट द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉयडिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। यानी ये जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जो जिससे हम लीगली बाउंड है, हम श्योर नहीं है कि इसको सेटल करने के लिए हमारे बिजनेस से कैश और बैंक जाएगा, यानी हमारे बिजनेस से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जाएगा। वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हमारा कंपनी का एक सीईओ है, लेट्स सपोज सैमसंग की बात करते हैं, सैमसंग कंपनी का सीईओ, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा था और उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस ने किसी क्वेश्चन पूछा। उस क्वेश्चन के आंसर में उसने बोला कि एप्पल तो फ्रॉड कंपनी है। क्या है? एप्पल तो फ्रॉड कंपनी है और ये सारे डिजाइन हमने बनाए थे जो एप्पल ने चोरी करके फिर खुद के फोन्स बना लिए। अब कहने से सैमसंग ने अगर ऐसा बोला है तो एप्पल भी शांत तो बैठेगा नहीं, ये सुनो। तो एप्पल ने क्या किया? एप्पल ने सैमसंग पे केस कर दिया कि भाई ऐसा कैसे बोला कि हमने तुम्हारे डिजाइन चोरी किए हैं, ठीक है, हम हमारे डिजाइन खुद बनाते हैं, तुमको तुम्हारे जो डिजाइन्स हैं उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कौन बोलता है? एप्पल। और एप्पल ने क्या कर दिया? इन पे कोर्ट केस कर दिया। और सैमसंग को मालूम है, सैमसंग को अंदर ही अंदर मालूम है कि भाई हम लोग जो हैं, कहने वो बोल रहे हैं कि हम लोग जो कोर्ट केस हुआ है ये हम लोग हारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमने कभी सैमसंग के कोई डिजाइन, सॉरी सैमसंग, एप्पल ने हमारे कभी डिजाइन चोरी ही नहीं किया। हमारा सीईओ ऐसे ही बोलते बोलते बोल गया, वो झूठ बोल गया चलते टीवी पे, और इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। और इसमें एप्पल डिमांड क्या कर रहा है? इस कोर्ट केस में एप्पल बोल रहा है कि ये सैमसंग जो है ये गलत बोल रहा है, और अगर हम ये केस जीतते हैं तो सैमसंग
शुड अपोलोजाइज, यानी सैमसंग को क्या बोलना पड़ेगा, सैमसंग को पब्लिकली सॉरी बोलना पड़ेगा, पब्लिकली सैमसंग को क्या बोलना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा। कहने से ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि नहीं है सैमसंग पे, द आंसर इज यस। कहने से ऑलमोस्ट सैमसंग को मालूम ही है कि वो हार जाएंगे, तो कहने से ये उन पे ऑब्लिगेशन तो आ ही गया है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। और लेट सपोज कि सैमसंग हार भी गया, सैमसंग क्या 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 हो गया, सैमसंग का केस हार गया, सैमसंग हैज लॉस्ट द केस, लेकिन अभी तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया, यानी कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि भाई एप्पल सही बोल रहा है और सैमसंग गलत बोल रहा है, एप्पल कोर्ट ने ये तो बोल दिया कि एप्पल सही बोल रहा है और सैमसंग गलत बोल रहा है, कहने से सैमसंग केस हार गया। लेकिन जब दूसरी हियरिंग, देखो कोर्ट का केस का जो डिसीजन होता है ना वो पार्ट्स में आता है, पहले ये डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सच बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, फिर दूसरी बार है ना, दूसरे दिन या तीसरे दिन जब भी नेक्स्ट सेशन होता है कोर्ट का, तब उसमें डिसाइड होता है कि भाई सजा क्या देनी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ। तो यहां पे क्या हो गया कि यहां पे सैमसंग मालूम है, सैमसंग के सामने डिसीजन आ गया कि वी हैव लॉस्ट द केस, बट सैमसंग को अभी ये नहीं मालूम कि वो उसे देना क्या है, सैमसंग को अभी तक, क्योंकि कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया ना 5 करोड़ देना है 10 करोड़ देना है, क्या देना है, और सैमसंग को ये भी नहीं मालूम कि एप्पल हमसे डिमांड क्या करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो कहना ही से कि ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है कि सैमसंग इज लीगली बाउंड, लीगली बाउंड है, यस, क्योंकि वो कोर्ट का केस हार गया है। और ये कोर्ट का केस क्यों आ रहा है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्यों आया, क्योंकि पास्ट में उसका सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्टा सीधा बोल दिया था एप्पल के खिलाफ, ये पास्ट इवेंट है जिसकी वजह से आज सैमसंग के ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गया है। बट अब सैमसंग को लगता है कि यार एप्पल हमसे पैसे नहीं मांगेगा, एप्पल हमसे क्या मांगेगा, सॉरी बोलने को बोलेगा, एप्पल हमें क्या बोलेगा, सॉरी बोलने को बोलेगा पब्लिक की। कहने सोचो सैमसंग अगर पब्लिकली एप्पल को सॉरी बोलेगा तो सैमसंग की इज्जत का क्या कचरा होगा। तो एप्पल इंटरेस्टेड है किस चीज में, सैमसंग का कचरा करने में, सैमसंग की इज्जत का कचरा करने में, रेदर देन रिसीविंग द मनी। तो सैमसंग बोलता है कि भाई एप्पल हमसे पैसे नहीं लेगा, यानी टू सेटल दिस ऑब्लिगेशन, यानी इस ऑब्लिगेशन को खत्म करने के लिए वी डोंट हैव टू गिव कैश एंड बैंक, वी डोंट हैव टू गिव कैश एंड बैंक, यानी हमारे बिजनेस से इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं जाएंगे। तो ये भी हमारे लिए क्या है, ये भी हमारे लिए एक तरह का कंटिंजेंट लायबिलिटी है, ये भी हमारे लिए क्या है, एक तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी है। तो देखो क्या लिखा है, इट इज नॉट प्रोबेबल, यानी ये नहीं लग रहा है कि द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉयडिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी इकोनॉमिक बेनिफिट वाले रिसोर्सेज हमें देने पड़ेंगे, विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, यानी हमें ये नहीं लग रहा है कि हमें कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट वाले रिसोर्सेज इस केस को सेटल करने के लिए देने पड़ेंगे। तो उस केस में भी हम लोग, वो भले प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, वो पास्ट इवेंट से आया है, लेकिन उसमें कैश नहीं देना पड़ेगा, बैंक नहीं देना पड़ेगा, इसलिए उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम कंटिंजेंट लायबिलिटी बोलेंगे। और हम इसको लायबिलिटी एक दूसरे रीजन की वजह से नहीं मान रहे कि ए रिलायबल एस्टिमेट ऑफ डिग्री ऑफ अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड, यानी हमें यह नहीं मालूम पड़ रहा है कि हमसे सामने वाला कितना मांगेगा और हम लोग उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो उस केस में भी आप इसको क्या मानोगे, कंटिंजेंट लायबिलिटी मानोगे। एग्जाम्पल के तौर पे लो, लेट सपोज कि हमने एक दवा निकाली है, एक मेडिसिन कंपनी है, अब एक मेडिसिन कंपनी ने एक मेडिसिन निकाली है, ठीक है, और बहुत सारे कस्टमर्स ने इस मेडिसिन को क्या किया है, यूज किया, और इसके साइड इफेक्ट हो गए इस मेडिसिन के, जिसकी वजह से एक कस्टमर ने इस पे क्या कर दिया है, इस कंपनी पे केस कर दिया। अब एक कस्टमर को जब देखा कि एक कस्टमर ने केस किया है, तो ऐसे अब बहुत सारे, पूरी कंट्री में से बहुत सारे कस्टमर्स लोग ने क्या करना चालू कर दिया, इस मेडिसिन कंपनी पे केस करने स्टार्ट कर दिए। और अब मेडिसिन कंपनी को नहीं मालूम पड़ रहा है कि भाई कितने लोग और हम पे केस करेंगे और हमें टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा इनको सेटल करने के लिए। अब इनको ये तो एक चीज श्योरिटी है, इनको ये चीज तो श्योरिटी है कि भाई पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी जो दवा है वो उसके साइड इफेक्ट है। कोर्ट ने भी बोल दिया कि भाई आपका दवा में साइड इफेक्ट है, कस्टमर सही बोल रहा है, कंपनी गलत बोल रही है। लेकिन कितना पैसा देना पड़ेगा कोर्ट अभी तक डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि अभी तक तो कोर्ट के पास नए नए केस ही आ रहे हैं कि भाई हमने भी इनकी दवा ली थी, हमने भी इनकी दवा ली थी, हमें भी नुकसान हुआ, हमें भी पैसे चाहिए, हमें भी पैसे चाहिए। तो इसके लिए जो कंपनी है वो अपना अमाउंट डिसाइड नहीं कर पा रहा है।
तो यहां पे लिखा है ए रिलायबल एस्टिमेट ऑफ अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेड, यानी हम लोग एक एस्टिमेट नहीं लगा पा रहे हैं कि हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो भाई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हम केस हार गए हैं, ठीक है, क्यों हारे? क्योंकि हमने फॉल्टी प्रोडक्ट बेचा था पास्ट में, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि हमें टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा इसको सेटल करने के लिए। तो उस केस में भी हम इसको क्या मान सकते हैं? लायबिलिटी की जगह कंटीजेंट लायबिलिटी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं इसे? लायबिलिटी की जगह कंटीजेंट लायबिलिटी मान सकते हैं। तो कहने से कंटीजेंट लायबिलिटी हैज टू डेफिनेशन, एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन है और एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वाली कंडीशन। पॉसिबल ऑब्लिगेशन में क्या होगा कि एक पॉसिबल ऑब्लिगेशन यानी फ्यूचर में हमें पे करना पड़ सकता है क्योंकि पास्ट में कोई इवेंट हुआ था और हमें पे करना पड़ेगा कि नहीं पे करना पड़ेगा, इसका एग्जिस्टेंस, ठीक है, विच विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, यानी फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट के होने या ना होने पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, और ये जो इवेंट है ये एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। और प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में बोलेंगे कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट से, तो कहने से लायबिलिटी है, लेकिन लायबिलिटी में हमें अमाउंट मालूम होती है। तो अगर हमें अमाउंट किसी केस में नहीं मालूम कि हमें कितना सेटल करने के लिए देना पड़ेगा या फिर देना ही नहीं पड़ेगा, ये दो केस के अंदर वो हमारी लायबिलिटी नहीं क्या बन जाएगी? कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। यानी लायबिलिटी की अगर ये थर्ड कंडीशन जो है ये पूरी ना हो तो वो क्या बन जाए? वो कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाए। यानी या तो हमें 0 रुपीज देना पड़े और वी कैनॉट मेजर कि हमें कितना देना पड़ेगा, तो उस केस में लायबिलिटी क्या बन जाएगा? लायबिलिटी विल बिकम द कंटीजेंट लायबिलिटी। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे करेक्शन है, ये यहां पे प्रोविजंस की जगह यहां पे लिख लेना लायबिलिटी, कि लायबिलिटीज का हम क्या करते हैं? तो लायबिलिटीज आर शोन ऑन लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, बैंक लोन, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सारी की सारी लायबिलिटीज हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी का हम क्या करते हैं? तो कंटीजेंट लायबिलिटी कभी भी आपकी बैलेंस शीट में नहीं दिखाई जाती है, इनकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती है, नो अकाउंटिंग एंट्रीज। तो सर इनका करते क्या हम लोग? अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी है, तो आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, आप ऐसा बैलेंस शीट बनाए, ठीक है, तो बैलेंस शीट बनती है ना, उसके नीचे आप लिखते हो नोट्स टू अकाउंट्स। ये बैलेंस शीट बन गई, उसके नीचे आप लिखोगे नोट्स टू अकाउंट्स, और उस नोट्स टू अकाउंट्स में आप एक नोट लिखोगे, नोट नंबर 1, उसमें लिखोगे कंपनी के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, कंपनी के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें कंपनी को लगता है कि शायद कंपनी को 30 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं टू सेटल दिस केस। आपको बस ऐसे नीचे लिख के डिस्क्लोज करना है, उसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करनी है। तो ये P&L बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट में नहीं आएगा, बस एक बार आपके अकाउंट बन जाएंगे उसके नीचे आपको एक पैराग्राफ में इसकी सारी डिटेल्स एक्सप्लेन करनी रहेंगी। तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? इज नॉट शोन इन द बैलेंस शीट बट आर शोन इन नोट्स टू अकाउंट्स, यानी हम इसको डिस्क्लोज करते हैं। क्या करते हैं? डिस्क्लोज करते हैं नोट्स टू अकाउंट। तो देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर दो वर्ड हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? हम कोई ना कोई अकाउंट में डेबिट क्रेडिट करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और अकाउंटिंग डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, बस कहीं पे हम लिख के बता देंगे कि जो पढ़े उसको मालूम पड़े कि अच्छा हम पे एक कोर्ट केस चल रहा है और उसमें हमें 30 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। कोई डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, कोई भी अकाउंट का बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, इससे प्रॉफिट लॉस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस शीट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट हम लोग बैलेंस शीट के नीचे लिख देंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन, ताकि यूजर देखे कि भाई ये इस कंपनी का यूजर देखेगी, इस कंपनी के पास कैश है, इस कंपनी के पास मशीन है, इस कंपनी के पास सब कुछ है, लेकिन फिर ये देखता है कि ये कंपनी ऐसे बैलेंस शीट देख के तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके ऊपर तो कोर्ट के केस चल रहा है, और अगर कोर्ट का केस हार गई तो कहने से कंपनी के रिसोर्सेज जो हैं, कैश वैश हैं, ये जा सकते हैं और मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये डिसीजन जो है ना, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने को यूजर को मदद करती है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? चलें आगे। ओके, तो ये हुआ हमारा क्या? ये हमारा हुआ लायबिलिटी एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। अब प्रोविजन का मतलब क्या होता है
कि प्रोविजन का मतलब एक ऐसी लाइबिलिटी, प्रोविजन का मतलब क्या है कि एक ऐसी लाइबिलिटी विच कैन बी मेजर्ड ओनली यूजिंग ए सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। यानी आप उस लाइबिलिटी को एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इतना देना पड़ेगा, बस आप एक अंदाजा लगा सको कोई लाइबिलिटी में। ठीक है, हम एग्जैक्ट अमाउंट डिफाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट डिफाइन कर देंगे तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, और अगर कोई भी अमाउंट ही नहीं है उस केस में, ठीक है, कोई भी अमाउंट ही नहीं है या फिर हम एस्टिमेट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी बन जाएगा। और अगर हम लोग एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पा रहे लेकिन हम एस्टिमेट कर पा रहे हैं, तो उस केस में वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, प्रोविजन बन जाएगा। तो कुछ इसका ऐसा चार्ट बनेगा, देखो, if amount is known exactly, if amount is known exactly, तो उस केस में वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। उस केस में वो हम लोग उसको क्या मान लेंगे, लाइबिलिटी मान लेंगे। पहला केस। दूसरा केस, इफ अमाउंट इज अननोन, यानी हमें अमाउंट नहीं मालूम। इसमें दो केस हो सकते हैं। वी कैन एस्टिमेट, अगर हम लोग उस अमाउंट को एस्टिमेट, हमें एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं मालूम बट वी कैन एस्टिमेट कि भाई इतना हो सकता है, लगता है कि इतना पैसा जाएगा, तो उस केस में इट बिकम्स ए प्रोविजन। दूसरा, वी कैन नॉट एस्टिमेट, यानी हम नहीं बता सकते कि फ्यूचर में कितना पैसा जाएगा, देन इट इज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी। तो कहीं पे आप चाहो तो ये चार्ट बना लो कि अगर आपको अमाउंट एग्जैक्टली मालूम है तो लाइबिलिटी, अगर आपको अमाउंट अंदाजे से मालूम है तो प्रोविजन, और अगर आपको अमाउंट का मालूम ही नहीं है या फिर और अमाउंट इज जीरो, और अमाउंट इज इक्वल टू जीरो, यानी हमें कोई पैसे वैसे देने नहीं पड़ेंगे, तो उस केस में वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंटीजेंट लाइबिलिटी। समझ में आता कि नहीं आता, ये वाला कॉपी कर लो सब लोग। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, इसका ट्रीटमेंट क्या दिखा है, तो देखो नोट, प्रोविजंस आर शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ ए बैलेंस शीट। तो प्रोविजंस हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। अब कंटीजेंट एसेट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। इट इज पॉसिबल एसेट, कहने से जो कंटीजेंट लाइबिलिटी उसका उल्टा क्या, पॉसिबल एसेट। अभी यहाँ पे देखोगे तो हमने जो कोर्ट केस की बात की थी, कहाँ पे गया वो कोर्ट केस, हाँ ये रहा। अब कहना ही से इट इज अ कंटीजेंट लाइबिलिटी फॉर अ कंपनी। क्यों कंपनी के लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी है, कि हो सकता है कंपनी को फ्यूचर में 30 लाख रुपए या 50 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर कंपनी हार जाए तो। बट कहना से एट ए सेम टाइम अगर इस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो इस कस्टमर के लिए कोर्ट केस क्या हो गया, कंटीजेंट एसेट। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल है कि फ्यूचर में इसको इससे फायदा हो सकता है, इससे इसे पैसे मिल सकते हैं, इसलिए ये कस्टमर, ये कोर्ट केस कस्टमर के लिए क्या हो गया, कंटीजेंट एसेट। तो कहने से कंटीजेंट एसेट का मतलब ऐसा हो गया कि एक पॉसिबल गेन है, यानी फ्यूचर में एक पॉसिबल एसेट है जो मुझे मिल सकता है फ्यूचर में, बट अभी तक डिसाइडेड नहीं है। ये डिसाइड कैसे होगा, किसी चीज के होने या ना होने पे, किसी चीज के होने या ना होने पे। समझ में आता है कि नहीं आता है। और जो चीज होनी और नहीं होनी है वो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, यानी उसका डिसीजन आपको भी नहीं मालूम, सामने वाले को भी नहीं मालूम। देखो यहां पे एग्जांपल लेते हैं, कंटीजेंट एसेट। ठीक है, अभी लेट सपोज कि हम लोग एक बेट लगाते हैं, क्या करते हैं, एक बेट लगाते हैं। ठीक है, ए और बी बेट लगाते हैं, तो ए बोलता है कि अगर इफ इट रेन्स टुमारो, क्या, इफ इट रेन्स टुमारो, इफ इट रेन्स टुमारो, यानी अगर कल बारिश हुई तो, इफ इट रेन्स टुमारो आई विल गिव यू ₹10,000। यानी ए बी को बोलता है कि भाई अगर कल बारिश हो गई तो मैं तुझे कितने पैसे दे दूंगा, 10,000। तो कहने से यहां पे चांसेस हैं, देयर आर चांसेस टू इनकर अ लाइबिलिटी,
टू इनकर अ लाइबिलिटी, यहाँ पे चांसेस हैं कि इसको फ्यूचर में एक लाइबिलिटी आ सकती है। अगर कल बारिश हुई तो इसके लिए एक लाइबिलिटी आ जाएगी, कितने रुपए की, 10,000 की। लेकिन आज फिक्स नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इन ए सेम वे कहना इसे बी के लिए एक चांस है, चांस टू क्रिएट एसेट। एक एसेट आ सकता है किसके पास, बी के पास, बट ये भी श्योर नहीं है क्योंकि ये भी डिपेंडेंट है किस चीज पे, बारिश के होने या ना होने पे, जो ना ए के कंट्रोल में है और ना बी के कंट्रोल में। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से कंटिंजेंट लायबिलिटी है, उसका उल्टा क्या है, कंटिंजेंट एसेट है। ठीक है, ये एग्जाम में इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में सबसे ज्यादा कंटिंजेंट लायबिलिटी पूछी जाती है, और खास करके ये चार्ट। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बताओ ये कंटिंजेंट लायबिलिटी है, प्रोविजन है, कि आपका लायबिलिटी है, तो आपको यही चीज पता करके बताएगी। ठीक है, कि देखो सिंपल, अगर ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन यानी हमको कंफर्म है कि हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर हम लोग इस रूट पे जाएंगे। और अगर ऑब्लिगेशन पॉसिबल है, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उस केस में कहने से इट इज ए कंटिंजेंट it is a contingent लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपका ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है यानी फिक्स है, ऑब्लिगेशन आपका प्रेजेंट है मतलब कंफर्म है, तो उस केस में आपको ये वाला चार्ट देखना पड़ेगा कि क्या भाई अमाउंट मालूम है, अमाउंट मालूम है तो लायबिलिटी, अमाउंट तो नहीं मालूम लेकिन हम एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर अमाउंट नहीं मालूम और अगर आप एस्टिमेट कर सकते हो तो प्रोविजन है। ठीक है, और अगर हमको अमाउंट नहीं मालूम और हम ये बता भी नहीं सकते कि हमारा अमाउंट कितना जाएगा, और अगर अमाउंट जाएगा तो अमाउंट जीरो है, तो उस केस में वो कंटिंजेंट लायबिलिटी बन जाएगा। लेकिन अगर आपका ऑब्लिगेशन पॉसिबल है तो आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, वो 100% क्या है आपका, वो आपका 100% क्या है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। समझ में आता है कि नहीं आता? तो ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो आप, आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही याद रखना है, दैट्स इट, कि ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है कि पॉसिबल है। अगर प्रेजेंट है तो अमाउंट सर्टन है क्या, हाँ, तो लायबिलिटी। अमाउंट सर्टन नहीं है लेकिन हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, प्रोविजन। अमाउंट सर्टन नहीं है, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, या फिर जीरो अमाउंट है, तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। और अगर पॉसिबल है तो हमें कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, कंटिंजेंट लायबिलिटी। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब कंटिंजेंट एसेट का डेफिनेशन देखो, एक पॉसिबल एसेट है कि यानी फ्यूचर में हमें एक एसेट मिल सकता है दैट अराइजेस फ्रॉम ए पास्ट इवेंट। ठीक है, हमने पास्ट में किसी में केस किया था और कि अगर वो केस जीत गए तो हमें 50 लाख मिलेंगे, तो कहने से हमारे लिए पॉसिबल एसेट है। 50 लाख मिलेंगे ऐसा पक्का नहीं है, बट हो सकता है, तो इसलिए पॉसिबल एसेट है। हुज एग्जिस्टेंस यानी एग्जिस्टेंस कहाँ से कंफर्म होगा, कैन बी कंफर्म्ड ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट, यानी फ्यूचर में एक अनसर्टन इवेंट है जो होने और ना होने पे इसका डिपेंडेंट है और जो फुल्ली ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। अब यहां पे आगे देखो क्या लिखा है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा अकाउंट्स में। तो कंटिंजेंट एसेट्स आर नॉट शोन इन बैलेंस शीट नॉर इन बुक्स ऑफ अकाउंट नॉर इन नोट्स टू अकाउंट्स, यानी आपको इसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कोई जर्नल एंट्री भी नहीं पास करनी है इसको, और आपको इसको बैलेंस शीट के नीचे डिस्क्लोज भी नहीं करना है, यानी बैलेंस शीट के नीचे भी नहीं लिख सकते आप। क्यों? क्योंकि हमको याद आता है, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, कौन सा, कंजर्वेटिज्म, कि लॉसेस तो बुक कर लो फ्यूचर के, बट असेट्स मत बुक करो। तो कहने से कंटिंजेंट एसेट मतलब फ्यूचर में हमें फायदा हो सकता है, तो हो सकता है ना भाई, तो फ्यूचर के प्रॉफिट नहीं बुक करने, इसलिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो हम वैसे ही नहीं अलाउ करते, हम तुमको डिस्क्लोजर भी अलाउ नहीं करेंगे। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट बोलता है कि फ्यूचर के लॉसेस बुक कर लो, ठीक है, लेकिन कंटिंजेंट लायबिलिटी में हो क्या रहा है कि हमें फ्यूचर के लॉसेस का अमाउंट नहीं मालूम, तो हम एंट्री तो पास कर देंगे लेकिन हम एंट्री में अमाउंट क्या लिखेंगे, इसलिए हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी का। कंटिंजेंट लायबिलिटी का अमाउंट सर्टेन नहीं, इसलिए उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन बोलते हैं कि अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, डिस्क्लोज तो करो, फ्यूचर के लॉसेस को अकाउंट्स में तो रखो, लेकिन गेन्स यानी एसेट्स को अकाउंट में नहीं रखो। कौन सा कॉन्सेप्ट लग गया है यहाँ पे, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का?
तो ये आपका कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट एंड प्रोविजन, ये 4 डेफिनेशन आपके क्लियर हुए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप सबको डाइसी लग रहा होगा, द रीजन बीइंग इज कि अभी तक आपका लॉ का कोई भी सेशन नहीं हुआ है। तो वंस एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो जाएगा, उसमें कंटिंजेंट लाइबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट आ जाएगा, सॉरी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आपको एक बार आ जाएगा, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये आपको सब एकदम स्मूथ फ्री फ्लो लगेगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? अभी तक 4-5 अटेम्प्ट गए, इस चैप्टर में से मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, बट देयर इज अ गुड नंबर ऑफ चांसेस कि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि कंटिंजेंट लाइबिलिटी पे एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज।